आप सभी को नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन। प्रोफेसर सुभाष चंद्र जी हमारे समय के महत्वपूर्ण शिक्षाविद, संपादक, संस्कृति कर्मी, आलोचक और कुशल अध्यापक हैं। आप पिछले 25 वर्षों से शिक्षण एवं शोध कार्य में संलग्न हैं। अकादमिक एवं आलोचना के क्षेत्र में आपकी दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जो अपने विषयों पर सारगर्भित दृष्टि से प्रकाश डालती हैं, जिनमें से कुछ बहुत बहुचर्चित पुस्तकें हैं। साझी संस्कृति की विरासत, सांप्रदायिकता, दलित आत्मकथाएं, अनुभव से चिंतन, अल्ताफ हुसैन हाली, चिंतन और सृजन, भीषम कहानी, साहित्य और जीवन दर्शन। आलोचनात्मक लेखन के अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों में आपने हरियाणा में सांस्कृतिक और साहित्यिक वातावरण निर्मित करने का कार्य भी किया है, जिसके प्रमुख आधार स्तंभ हैं हरियाणा सृजन उत्सव, देश हरियाणा पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादन। हरियाणा सृजन यात्रा के माध्यम से आपने हरियाणा के विस्मृत साहित्यकारों के जीवन पर नए ढंग से प्रकाश डाला है। हरियाणा सृजन उत्सव के माध्यम से नई प्रतिभाओं को उभरने का आपने मंच प्रदान किया है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा आपकी आलोचना पुस्तक संत रविदास दलित मुक्ति की विरासत को वर्ष 2008 में श्रेष्ठ कृति के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय वाइस चांसलर महोदय, प्रोफेसर संजीव कुमार जी, डॉक्टर अमित, डॉक्टर सिद्धार्थ, डॉक्टर रेणु, डॉक्टर सारिका, डॉक्टर वीरेंद्र और सभी दोस्त मित्र जिनके मैं नाम पूरी तरह से यहाँ लेना सब में शामिल हैं। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया। जी डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया आ रही है। आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम में शामिल किया और आपके साथ बातचीत करने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और जो बातचीत यहाँ पे चल रही है, प्रोफेसर अक्षय कुमार जी ने जिस तरह से प्रस्तुत किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे लिए काफी सारा काम आसान भी कर दिया है और एक टोन सेट कर दिया है हमारे इस पूरे बातचीत की। और उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कुछ बातें जो उन्होंने कही हैं, विशेष तौर पे कि हमारी बोलियों का विकास कैसे संभव है, उन्होंने दो चीजें इसके तौर पे मुख्य रूप से रेखांकित की, जिसमें कि हमारे घरों में जो हमारी बोलियां हैं हम उनको प्रतिष्ठित करें, हमारे घरों के अंदर उनका प्रचलन बढ़े, हमें उनसे किसी तरह की नाक भौं ना सिकोड़ें। खास तौर पे जो हम पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी कहे जाते हैं और बाद में संस्थाओं में भी जाते हैं। और दूसरी उन्होंने कही फिर उन बोलियों के विकास के लिए जो संस्थागत उपाय हो सकते हैं, डिक्शनरी बनाना के लिए पाठ्यक्रम बनाना, उनके अंदर ज्ञान के साहित्य का उत्पादन करना वगैरह वगैरह। तो इस दोनों चीजों की बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने बात कही है कि किस तरह से होगी। तो इसी बात से आगे बढ़ते हुए जैसे उन्होंने रखी है अपनी बातचीत में कि अभिमान किस तरह से बोलियों का, भाषाओं का, विशेष तौर पे जो हमारा भारत देश है जिसमें अनेक बोलियां हैं और जिसमें बोलियां मर भी रही हैं, जैसे प्रोफेसर संजीव कुमार जी ने जिक्र किया, प्रोफेसर गणेश देवी ने तो कहा है कि भारत तो भाषाओं का कब्रगाह बन रहा है, यहाँ हर भाषाएं मृत हो रही हैं लगातार। उनको भी संरक्षित करना है और किस तरह से वो भाषाएं भी
समृद्ध हों, सिर्फ बचाने की बात नहीं है, बल्कि वो कैसे समृद्ध हों, ये सवाल भी बीच में ही है। तो इसी बात से मैं अपनी बात आगे कर रहा हूँ कि जो अक्षय कुमार जी ने जिस तरफ संकेत किया, मैं उसमें थोड़ा सा अपनी बात डाल देता हूँ कि जो मेरी बोली और मेरा अभिमान है, मैं इसको इस रूप में कहता हूँ कि मेरी बोली मेरी शान। यदि अभिमान नहीं है तो कम से कम मुझे अपनी बोली के प्रति किसी तरह का कोई हीनता बोध नहीं है कि जिस बोली में मैं पला बढ़ा हूं, जिस बोली में मैंने अपने व्यक्तित्व का आकार ग्रहण किया है, उस बोली से मुझे यदि किसी प्रकार की हीनता महसूस होती है तो संकट बोली में नहीं है, कहीं ना कहीं या तो हमारी सोच में है या हमारे परिवेश में है, जो हमें अपनी बोली से इस तरह की चीजें पैदा करती है। और यदि इसमें मैं एक ऐसी डिबेट का एक आपको हवाला दूं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, हम सब जानते हैं कि वो तो बंगला में ही लिखते थे और पूरे दुनिया के अंदर प्रसिद्ध थे। वहां पे शांति निकेतन में सारे देश से विद्वान लेखकों को वो बुलाते थे और उनके साथ चर्चाएं करते थे। तो वहां पे लेखक गए बलराज साहनी, और इंग्लैंड से वो आए थे उस टाइम पे नए नए। तो वो बार बार उनसे बातचीत हुई, उनकी 3 मुलाकातों का वो जिक्र करते हैं बलराज साहनी खुद, कि वो तो अंग्रेजी में लिखते थे उस टाइम पे, बीबीसी लंदन से आए थे। तो टैगोर ने उनको कहा कि आप अपनी भाषा में क्यों नहीं लिखते पंजाबी में। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो सारे विश्व को एड्रेस करना चाहता हूँ, और पंजाबी तो बहुत छोटी सी भाषा, और पंजाबी तो बहुत छोटी सी भाषा है, इसलिए मैं अंग्रेजी में लिखूंगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो बंगला में ही लिखता हूँ लेकिन सारी दुनिया मुझे जानती है। तो उनका ये तर्क खारिज हो गया, जो उनकी सीमा दायरा करने का। फिर उन्होंने कहा कि पंजाबी भाषा में वो गुंजाइश नहीं है, क्षमता नहीं है अभिव्यक्ति की। तो टैगोर ने जो जवाब दिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि जिस भाषा में तुम्हारी माँ बोलती है, उस भाषा के बारे में तुम ऐसा कह रहे हो। और दूसरी बात यह है कि जिस भाषा में गुरु नानक ने लिखा था, जिस भाषा में गुरु नानक संदेश दे सकते हैं, उस भाषा के बारे में तुम ऐसा सोचते हो। ये डिबेट है टैगोर और बलराज साहनी की। इससे हमें ये पता चलता है, इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे किस तरीके से चीजें होती हैं। बलराज साहनी का यदि एक और मैं आपको इंस्टांस सुनाऊं कि वो अपने गांव के अंदर अपने दोस्तों के साथ रात को बैठ करके ऐसे ही खा पी रहे थे, और अगले दिन उन्होंने जाना था यूनिवर्सिटी की दीक्षांत समारोह में एक अतिथि के तौर पे, क्योंकि वो एलुमनाई थे। तो वो दूसरे गांव के तो लोग तो अनपढ़ थे, ऐसे ही जैसे साधारण लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा कि कल तो आप अफसर बन के जाओगे, और आज तो हमारे साथ देखो ऐसे ही बातें कर रहे हो। तो उसने कहा नहीं, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, इसी कपड़े के अंदर ऐसे ही चला जाऊंगा मैं, मुझे कोई बात नहीं। और वो चले गए ऐसे ही, अपना चादरा लगा के, जिसको भोथा बोलते हैं, उसको अहमद लगा के चले गए वो। अब जिस प्रोफेसर ने उनको रिसीव करना था, उन्होंने देखा कि ये बंदा जो हमारा गेस्ट है, इतना बड़ा स्टार भी है, ये ऐसे आ गया इस इसके अंदर। तो उस काफी देर तक उसको सहन नहीं हुआ, वो उसको गेस्ट हाउस ले गया। ये बलराज साहनी ने लिखा है। तो उन्होंने वहां जाकर के आखिरकार उस प्रोफेसर से रुका नहीं गया, तो उन्होंने कहा उसको कि साहनी साहब, यदि आपने ये तहमदी लगानी थी तो कम से कम इसके नीचे जुतियां तो डाल लेते, जूते तो ना डालते फीते वाले। तो साहनी ने कहा कि मैंने कहा कि चलो अगली बार ये गलती नहीं करूंगा। और बाद में वो लिखते हैं कि मेरे अंदर ये विश्वास क्यों नहीं आया कि मैं उस प्रोफेसर को ये जवाब देता कि मैं इसी में ठीक हूं, मैं जो मर्जी पहनूं। तो ये जो चीज है कि हम बात तो करते होते हैं, साहनी ने भी लिखा है यही बात कि गांव को आगे बढ़ना चाहिए, सब गांव को अधिमान मिलना चाहिए, लेकिन हम उनकी वेशभूषा को, उनकी बोलियों को, उनके तौर तरीकों को स्ट्रक्चर्स में नहीं आने देते हैं। उसी टाइम पे उस कल्चर के टूट जाने का खतरा होता है, जो हमारे बुद्धिजीवियों ने, जो हमारे एकेडमिशियन ने
उस मैनर्स को जो बनाया हुआ है, जैसे अक्षय कुमार जी कह रहे थे कि यदि क्लास में ये पंजाबी आ गए तो उसका स्वरूप क्या बनेगा। ये वही एक पुरानी बात है। यदि क्या आप विदेशों में जाइए, वहां पे जिस तरह की हम ड्रेस में एक स्टूडेंट की कल्पना करते हैं, खैर मैं इस डिबेट को नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन ये जो सवाल है कि ये हीनता बोध कहां से आता है, इस सवाल पे हमें 75 साल के बाद वेबिनार या राष्ट्रीय स्तर पे ऐसी चीजें क्यों करनी पड़ती हैं कि हमें फिर से याद करना पड़ता है हमारी बोली हमारी शान है। कहीं ना कहीं किसी न किसी हीनता बोध का, इस सोच का ये लक्षण है हमारे अंदर, और वो उस उपनिवेशिकतावाद का, हमारी भाषा को कमतर आंकने का, ये उसी का एक लक्षण है, मैं ऐसा मानता हूं। और इस तरह की, जब हम इस तरह की बात करते हैं तो हम उस अपनी हीनता से निकल रहे होते हैं। इसलिए भी मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने ये आयोजन किया और इस पे आप बातचीत कर रहे हैं। इससे जरूर हमारी, हालांकि चीजें बदल रही हैं, वैश्वीकरण जब से शुरू हुआ, उदारवाद जब से आया, तो हमारे कैंपस कल्चर बदले। जब मैं पढ़ता था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, जो कि अपने आप में भी कोई बहुत ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, एक लोकल यूनिवर्सिटी ही है, लेकिन उस समय पे भी हरियाणवी बोलना ऐसे था जैसे कोई गुनाह हो, जैसे कि लोग जो है अगर मगर करके बोलने की कोशिश करते थे, एक मानकता की कोशिश करते थे, और क्लास में तो आप बोल ही नहीं सकते थे हरियाणवी लहजे में, आपको बोलने ही नहीं दिया जाएगा, बार बार उच्चारण के ऊपर लगाया जाएगा चिन्ह। लेकिन यदि आज आप देखें हमारे कैंपस में, आपको बहुत ऐसी वैरायटी मिलेगी जो लोकल भाषा में बात करते हुए, चुटकुले सुनाते हुए, उनको कोई फील नहीं होता है। हमारी नई पीढ़ी ने इस संस्कार को काफी हद तक तोड़ा भी है कि जो हम इससे जुड़े हुए थे। यदि हम नए स्टूडेंट्स को देखेंगे, यंगस्टर्स को देखेंगे, वो बहुत शान के साथ इस तरह की बात करते हैं, उनके अंदर इस तरह का हीनता बोध कम है। यद्यपि ज्ञान उस भाषा में नहीं है, वो सिर्फ मनोरंजन की चीज बन के रह गई है, उसमें सिर्फ वो खुशी लेने के लिए जाते हैं, या लोकल टिटबिट्स हैं जो उसमें जाते हैं। तो ये चैलेंज तो हमारे सामने है कि इन बोलियों का किस तरह से डेवलप हो। लेकिन ये भी चीज है कि कुछ ना कुछ हमारे इसमें प्रभाव पड़ते हुए नई पीढ़ी जरूर इससे, कॉलोनियल उससे निकल रही है, इसका मैं ये लक्षण मानता हूं। यदि मैं अपनी बात कहूं कि मेरी बोली मेरी शान मैं क्यों समझता हूं, तो मैं, मेरे लिए कहने के लिए दो तीन बातें हैं इसमें। कि एक तो ये कि जिसमें जो भी मैंने व्यक्तित्व आकार किया है, जो भी ग्रहण किया है, जैसा भी मैं हूं, उसके निर्माण करने में सबसे बड़ी भूमिका इसी की है। ये जो एक इतनी बड़ी सामाजिक दौलत है, संपत्ति है, जिसने मुझे शेप दी है, जिसने मुझे निर्मित किया है, उसका माध्यम यही है। दूसरी जो, कि जब मैं कहता हूं कि मेरी बोली मेरी शान, तो इसका मतलब मैं ये समझता हूं कि मैं उन लोगों से जुड़ना चाहता हूं जो लोग मेरे जैसे हैं, मेरे जैसी बोली बोलते हैं। क्योंकि हर बोली का और भाषा का एक भूगोल भी होता है, वो एक कल्चर होती है, एक वो लोकेल के साथ जुड़ी हुई चीज है बोली, उसकी जड़ें हैं कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में, उस जगह के साथ। जब मैं ये कहता हूं कि मेरी बोली, तो मैं उन लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूं जो, जिन लोगों के बीच में से मैं, इस जुड़ने का क्या अभिप्राय है कि यह कोई भाषा या कोई बोली या कोई हमारी शिक्षा या हमारी कोई भी ऐसी चीज, हमारी नौकरी, यदि हमारे अपने लोगों से काटती है, उनसे दूर करती है, तो उसमें स्वाभाविक तौर पे हीनता बोध भी होंगे और बहुत सारी पर्सनैलिटी में ऐसी चीजें दिखाई देंगी। बेशक वो, उसको हम कोशिश करते रहे, बहुत सारे उपक्रम किए जाते हैं उसको छुपाने के लिए, बहुत सारे दिखावे उसमें होते हैं, आप सब लोग हम जानते हैं, हम सारे कैंपस पे काम करते हैं। तो अपने लोगों से जुड़ना और अपने समाज को समृद्ध करना, जिस बोली ने मुझे प्रतिष्ठा दी है, जिसकी वजह से मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, यदि मैं उस बोली को कुछ समृद्ध कर सकूं, ताकि उसके माध्यम से वो समाज एक एनलाइटन सोसाइटी बन सके, वो समाज अपने आप में फिर समृद्ध हो सके, इस कारण से मैं जब अपनी बोली में काम करने की, अपनी बोली में बोलने की, अपनी बोली में सोचने की, अपनी बोली को विस्तार प्रदान करने की, अपनी बोली में लिखे गए भाषा को
पढ़ने की और उसके अंदर और गुणवत्ता आए, इस पे विचार विमर्श की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो लोकल स्तर तक जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैं अपने तौर पे इसी रूप में देखता हूँ। और यदि मैं आपको कुछ उदाहरण दूं, देखिए जो सबसे पहली रचना है आदि कवि वाल्मीकि रामायण, अब उसमें भी ये संकट आ गया, उसमें भी एक सवाल आया उसमें सामने। आपको प्रसंग ध्यान होगा, अशोक वाटिका में सीता बैठी हुई है और हनुमान जो है उसके पास पहुंचते हैं मैसेज लेकर के राम का, बताने के लिए कि हाँ ढूंढ लिया गया है और वो सच्चे हैं। तो वो सोच रहे हैं ऊपर बैठे हुए पेड़ पे नीचे सीता है कि मैं इस सीता से किस भाषा में बात करूं। यदि मैं संस्कृत में बात करता हूं तो ये समझेगी कि मैं ये रावण बहरूपिया बन करके आया है, क्योंकि रावण तो बहुत विद्वान थे और संस्कृत के पंडित थे। ये मत समझिए कि सारे संस्कृत पढ़ने वाले हमेशा अच्छे ही होते हैं, रावण भी संस्कृत ही बोलते थे। तो वो ये तो कि बहरूपीय होंगे, और यदि मैं इनसे जानवरों की भाषा में बात करूं तो ये डर जाएगी। तो चलो ऐसा करता हूं, मानवों की भाषा में ही बात करता हूं। ये हनुमान ने पूरे भाषा के विमर्श पे विचार करके, मतलब हनुमान तो एक कैरेक्टर है, आप ये मानिए कि वाल्मीकि जो हमारे पुराने रचनाकार हैं, उन्होंने भाषा के ऊपर चिंतन किया कि किस तरह से बात कम्युनिकेट होगी, कि यदि एक मानव से बात करनी है और वो भी स्त्री से, तो वो किस भाषा में बात की जाए, मानवों की भाषा में बात की जाए। ये हनुमान ने ये निर्णय लिया और अपनी बात कह दी। तो यदि हम बिल्कुल शुरू से देखें, यदि हम महात्मा बुद्ध को देखें, महात्मा बुद्ध को भी संस्कृत आती थी, महात्मा बुद्ध को भी भाषाएं आती थी, लेकिन उन्होंने जो अपने लोगों से बात करने के लिए वो भाषा चुनी, वो बोली चुनी जो लोग बोलते थे, जिनको शायद उस समय में साहित्यिक जगत में उतनी प्रतिष्ठा नहीं थी। पंडितों की सभा में बहुत बाद में जाकर के उसको सम्मान मिलने लगा है, बहुत बाद में जाकर के महात्मा बुद्ध के। लेकिन उन्होंने उस बात को चुना क्योंकि वो अपने लोगों से जुड़ना चाहते थे, क्योंकि वे उनकी दुखों को, उनके तकलीफों को, उनके जीवन में आ रहे संकटों को दूर करना चाहते थे, उनसे डायलॉग करना चाहते थे, उनके ऊपर ज्ञान का, पांडित्य का हथौड़ा नहीं मारना चाहते थे, उनके ऊपर अपने ज्ञान से उनको रोब नहीं गांठना चाहते थे, बल्कि और उसका जरिया, सबसे असली जरिया क्या है? भाषा है। जब हम बात करते हैं अपने बच्चे को भी, यदि हम प्यार से बोलते हैं और अपने बच्चे को भी जब हम डांटते हैं, जब ये अक्षय कुमार जी अंग्रेजी की बात कह रहे थे, आपने महसूस किया हो पता नहीं, लेकिन मैंने महसूस किया है ये, कि जब आपको गुस्सा आता है आप अंग्रेजी बोलने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या अंग्रेजी शासकों की भाषा है? क्या आप हिंदी में किसी को डांट नहीं सकते? क्या जब हम ऑटोमेटिक क्यों हुए हुए हम भाषा में, कोई ना कोई, ये जानबूझ के नहीं है कि हमें कोई अंग्रेजी से प्यार है या अपनी भाषा के प्रति मोह नहीं है, लेकिन हमारी बनावट ही कुछ इस तरह की लगता है कि हमें अब ऑटोमेटिक हो जाते हैं। जब भी इस तरह की कोई स्थिति आती है तो अंग्रेजी फूटने लगती है हिंदी के अध्यापक के मुंह से भी, और ऐसे गिरने लगती है क्रोध के आवेश में कि जैसे अंग्रेजी बनी ही इस बात के लिए हुई होगी। तो ये जो मैं महात्मा बुद्ध, और तीसरी जो एक और डिबेट है, यदि हमारे साहित्य में हम जाएं तो कबीर की। देखिए कबीर ने क्या कहा, कबीर ने एक लाइन सुनाता हूं, संस्कृत भाषा कूप जल और भाखा बहता नीर, ये उन्होंने बोला। अब संस्कृत को वो कूप जल कह रहे हैं कि उसके अंदर जितनी तरक्की होनी थी हो चुकी, जो विचार विमर्श होना था हो चुका, और भाखा बहता नीर, और ये बहता हुआ पानी है। अब ये मैं नहीं कहता कि कबीर ने संस्कृत की अवमानना की होगी, बल्कि जो संस्कृत के नाम पे जो ज्ञान का महात्म्य जताया जाता होगा, या जिस तरह के ज्ञान को आगे प्रस्तुत किया जाता होगा, उसके कारण से शायद उन्होंने ऐसा कहा होगा, ये मान करके। जो दूसरा हिस्सा है
कि भाखा बहता नीर, ये बहता हुआ पानी है। और अक्षय कुमार जी ने भी बहते हुए पानी की कविता सुनाई कि गंगा नदी कहां से क्या हो जाती है और फिर क्या हो जाती है और फिर क्या हो जाती है और फिर क्या हो जाती है। ये जो भाषा की जो बहता हुआ पानी है, वो बोली में, वो इस बोली के अंदर ही होता है। इसलिए इसके अंदर एक ताजगी होती है, क्योंकि बोली में एक किसी तरह की इस तरह की चीजें नहीं होती। तो ये कबीर ने भी इस बात को कहा, इस बात को रेखांकित किया, जिसको आप लोग फिर आज रेखांकित कर रहे हैं। और यदि कबीर और इनकी बात छोड़ दीजिए, यदि आप जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, जिन्होंने भी दुनिया को बदला है, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं सबके, यदि उनकी भाषा देखें कि उन्होंने किस भाषा में डायलॉग किया था, पूरी दुनिया का देख लीजिए आप, तो उन्होंने भी इस बोली में ही भाषा का प्रयोग, बोली में ही संवाद किया था, जो वहां के आसपास के लोग जानते थे। वैश्विक होने के लिए, कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कि जहां पे वो हैं वहां तो कोई पहचानता नहीं है, और वो बहुत दूर कोई आदमी, जिस जिस व्यक्ति की कोई फेस नहीं है उसके सामने, उसको एड्रेस करने के लिए वो बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। चाहे सुकरात हो, किसी का भी आप नाम ले लीजिए, उन सबकी जो सारा डायलॉग है वो यहीं से शुरू होता है। आप अंग्रेजी के इतने बड़े राइटर हैं, आप तो सारे ज्ञानी हैं, उनके पात्रों को देख लीजिए कि गली कुचे से शुरू करते हैं कि सुना है ये हो गया, एक मोची बात कर रहा है, एक बढ़ई बात कर रहा है, आपस में यही से सारी बात कर रहे हैं आम लोगों की। धीरे धीरे खैर, और यदि एक मॉडर्न टाइम की एक डिबेट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूं, मराठी का, महाराष्ट्र का, कि जो वहां पे हुआ था कि संस्कृत में जो पुस्तकें प्रकाशित होती थी, लिखी जाती थी, पांडुलिपियां, उनके लिए इनाम दिए जाते थे। और वो छोटा इनाम नहीं था, 4 लाख रुपए सालाना, और ये 1850 से पहले के आसपास की बात है, वो दिया जाता था। अब ये ज्योतिबा फुले या दूसरे और लोग जो मराठी में लिखने लगे, एक तरह से लोकल बोली कह लीजिए उसको, लोकल भाषा कह लीजिए उसको, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में शामिल है वो इस टाइम पे सारी हिंदी की तरह से ही। तो वहां पे जब उन्होंने अपनी पुस्तक सबमिट की तो उसको नहीं दिया गया, और उसके बाद जो दूसरे और विद्वानों ने भी की, उनको भी नहीं दिया। फिर उन्होंने एक पत्र लिखा, अंग्रेज ऑफिसर थे उस टाइम पे, स्वाभाविक है कि अंग्रेजी शासन था, और उनको कहा कि इसमें से कुछ इनाम जो है ये मराठी के लेखकों को भी मिलना चाहिए, कुछ अनुदान। तो वो जो पंडित थे संस्कृत के, पूना आप जानते हैं कि आधुनिक भारत में पूना उसी तरह से है जैसे मध्यकाल में बनारस है, सीट ऑफ लर्निंग। तो उसके अंदर वो पंडितों की जो पंचायत हुई, महासभा हुई, उन्होंने उन लोगों को जो बुलाया वहां पे कि तुमने एप्लीकेशन दी कैसे, सिग्नेचर किसके हुए हैं उसके ऊपर। तो उन व्यक्तियों ने अपनी जाति से बहिष्कृत ना कर दिए जाएं, उनका अपमान ना हो, इस कारण से वो ज्योतिबा फुले के पास गए, क्योंकि ज्योतिबा फुले को आप जानते हैं कि उनका तो एक पूरा संगठन था दलितों का, शूद्रों, अतिशूद्रों का। और फिर उसके बाद उन महान पंडितों का पीछा छूटा जो कि लोकल भाषा में लिखना शुरू किया था जिन्होंने, और अनुदान मांगने की जरूरत कर रहे थे। तो ये जो लोकल बोलियों का या बोलियों का और भाषाओं का, प्रतिष्ठित और भाषाओं का जो संबंध है आपस में, ये हमारे पूरा डिबेट का इश्यू है शुरू से अब तक, और लगता है रहेगा ही, क्योंकि जो लोग संस्थाओं में जाकर के बैठने लगते हैं, और जो लोग हमारे संसाधनों का प्रयोग करने की, जिनके पास पावर और क्षमता आने लगती है, वो लोग फिर जिस चीज को भाषा मानते हैं, जो उनकी भाषा होती है, उसकी वजह से ही फिर वो अपने आप ही स्वाभाविक तौर पे भेदभाव होना शुरू हो जाता है। तो ये लगता है कि बोली की और भाषाओं की एक डिबेट तो रहेगी, क्योंकि जब तक समाज के अंदर इस तरह से अलग अलग हितों के लोग शामिल हैं, वर्ग हैं, और संस्कृतियों के बारे में खास तौर पे कि जो हाई क्लास बोलते हैं जिसको हम, तो ये वो वाला सवाल है असल में, कि जब भी बोलियां उसमें अपना स्पेस ग्रहण करती हैं, तो जैसे ट्रेन में कोई चढ़ने नहीं देता है एक आदमी को कि आगे जगह नहीं है, बस खत्म हो गई है, और खुद चढ़ने के बाद,
तो ये वो वाला काम है हमारे इस संस्कृति में भी, कि जो भी अपना स्पेस मांगने लगता है, असर्ट करने लगता है, तो उसके बारे में ये सब चीजें उसको इस तरह से सहन करनी ही पड़ती हैं। यदि बोली के बारे में और बात करें, जिसका संकेत अक्षय कुमार जी ने भी किया, मैं थोड़ा उसको और ज्यादा हाईलाइट कर देता हूं कि बोलियां, यदि मैं पसंद करता हूं बोली को, तो इसलिए कि बोली हमें एक ना मुक्त करती है, लिबरेट करती है। क्योंकि बोली में उस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे लैंग्वेज के भी स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे उसके नियम हो, चाहे उच्चारण हो, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का। बोली का भी स्ट्रक्चर तो है, पर वो इतना उदार है, इस तरह का नहीं है स्ट्रक्चर कि आपको उसमें फिट ही होना है, नहीं, आप वो फ्लेक्सिबल है। तो बोली आपको एक उन्मुक्तता देती है, एक एक छूट देती है पूरा उड़ने की। इसलिए भी बोली की जब हम बात करते हैं, क्योंकि जो जिस भी चीज के अंदर यदि हम बोली को आगे बढ़ाते हैं, तो हम स्वतंत्रता की तरफ, उन्मुक्तता की तरफ, उसकी तरफ जा रहे होते हैं, उस कल्चर को बढ़ा रहे होते हैं। और यदि हम लैंग्वेज को और इसमें जितने ज्यादा स्ट्रक्चर्स को मानना शुरू करते हैं, उतने ही ज्यादा हमारे व्यक्तिगत तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी वो बंधन लगने शुरू हो जाते हैं। उसमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वो उस स्ट्रक्चर का पार्ट ही है। यदि हम उसको एक बार अपना लेते हैं, हमने बहुत सारे, अभी कल ही मैं अपने प्रोफेसर है हिंदी के, उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने किसी का जिक्र किया, मैंने कहा वो हाँ बहुत ही अच्छी हिंदी बोलते हैं, अच्छी मतलब संस्कृत निष्ठ, उसको अच्छी बोला जाता है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा प्यार सेंटेंस बोला, वो कहते मैं तो उसको स्कूल का हेडमास्टर कहता हूँ, कि जो व्यक्ति इस कि ये जो बात है, तो इस रूप में हम देख सकते हैं कि बोली जो है हमें किस तरीके से, यदि हमारी कल्चर से वो काटने लगी, यदि हमारे अपने लोगों से, हमारे व्यक्तित्व से उसी के अंदर दो फाड़ हो, तो दिक्कत पैदा होती है। अब यहीं पे ही सवाल आता है कि यदि जो ज्ञान की भाषा अलग है और हमारे व्यवहार की भाषा अलग है, तो स्वाभाविक तौर पे यदि उस उस भाषा में ज्ञान मिलेगा, जिस जो बंदे की अपनी भाषा है, अपनी बोली है, तो ज्यादा तरक्की करेगा। अन्यथा उसकी ऊर्जा भाषा सीखने में ही रहेगी। अभी यहाँ पे पिछले दिनों पी साईनाथ एक पत्रकार है, हम सब जानते हैं, वो आए थे कुरुक्षेत्र में। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा मैं और मेरा रूममेट थे दोनों ही, क्योंकि वो तो बहुत ही अच्छी हाई क्लास फैमिली से आते हैं, जिनके घरों में इतनी पुस्तकें लगी हुई हैं अंग्रेजी की, बाप दादाओं से पढ़ते आ रहे हैं, एक प्रिविलेज क्लास थे। लेकिन जो उनका रूममेट था, वो आदिवासी था, वो ऐसे इलाके से आता था जिनकी पीढ़ियों में से कोई यूनिवर्सिटी में नहीं गया था, और अंग्रेजी क्या, कोई किताब भी घर में नहीं थी। अब पेपर होना है अंग्रेजी में। वो ये कह रहे थे कि मैं बहुत कम मेहनत करके भी सिर्फ भाषा जानने के कारण अच्छे नंबर लेकर के आता था, और मेरा रूममेट जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत ज्यादा पढ़ता था, सिर्फ भाषा के कारण ही उससे वंचित हो जाता था, उसके ग्रेड हमेशा कम आते थे। अब जब इस बात को हम देखते हैं कि भाषाएं और बोलियां किस तरह से टैलेंट को के प्रति भेदभाव होने लगता है, एक बार बन जाती है भाषा अपने आप में। यदि आपका एंट्रेंस अंग्रेजी में ही होगा, तो हिंदी भाषी लोग उसमें जाएंगे कैसे? और कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं है। आपने एक इतनी बड़ी तारों का ऊंचे तक जाल लगा दिया है कि उसमें वही व्यक्ति घुस सकता है जो उसकी शर्तें पूरी करता है। तो ये जो फिल्टर है जिनकी बात कह रहे थे अक्षय कुमार जी, फिल्टर की, फिल्ट्रेशन का मतलब यही है कि हम अपने सुविधा से छांटना चाहते हैं। फिल्ट्रेशन का मतलब यह है कि हम अपनी सुविधा से ही चीजों को छांटना चाहते हैं। जिन चीजों को हम चाहते हैं वही चीजें हमारे आगे बढ़े, वही चीजें विश्वविद्यालयों में आए, वही भाषाएं आए। अब ये यदि फिल्टर है कहीं पे, तो इसका मतलब है कुछ लोग उससे बाहर रहेंगे ही, कुछ लोगों को उसका शिकार होना ही पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, मैं ये कहना चाहता था कि जब हम बोली की और अपनी भाषाओं की बात करते हैं, विशेष तौर पे चिंता यहाँ पे उन भाषाओं और बोलियों के बारे में है जो मरने के कगार पे है, जिनका विकास नहीं हो रहा, उनके प्रति हम अपनी चिंता जाहिर करते हैं।
अब इसके पैरेलल एक डिबेट चलती है, खास तौर पे कुछ पत्रकारों में आपको दिखाई देगी, कुछ नीति निर्माताओं में आपको दिखाई देगी, कुछ मार्केटियर्स इस बात को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, कुछ विज्ञापन वाले बहुत प्रमोट करते हैं, वैश्विक भाषा। एक वैश्विक भाषा, और एक साधारण आदमी को भी ये बहुत ही कन्विंसिंग आर्गुमेंट लगता है, बहुत ही विश्वसनीय ऐसे लगता है कि बिल्कुल सही बात है, एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसमें सारी दुनिया के लोग बात कर सकें। अब ये जो चीज है, देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो वैश्विक भाषा कौन सी होगी? जैसे हिंदी के बारे में बोला जाता है कि हिंदी तो राष्ट्रभाषा नहीं बनी। इंडिया जैसे देश में क्या एक राष्ट्रभाषा से हमारा काम चल सकता है? हमारे पास तो एक क्यों 22 भाषाएं हैं, राष्ट्रीय भाषाएं हैं सारी हमारी, जो अनुसूची में है वो सारी राष्ट्रभाषाएं हैं। उन सबको राष्ट्रभाषा का सम्मान और दर्जा प्राप्त है, ऑफिशियली दर्जा प्राप्त है। और जो और बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो उसके लायक हैं, जिनके अंदर इतना साहित्य है, वो उस कैटेगरी में आ सकती हैं, लेकिन अन्य अन्य कारणों से वो नहीं आ पा रही है। उसका एक ऐतिहासिक कारण है, उसके बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन भाषाओं के अंदर क्षमता और योग्यता नहीं है। तो जब हम ये बात करते हैं अनेक भाषाओं के बारे में, जो भाषाएं पनप रही हैं, जो भाषाएं विकसित हो रही हैं, यदि हम हरियाणा की बात करें, तो यदि जब भी हरियाणा की बात चलने लगती है भाषा की, तो जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, पुराने भी और नए भी, उनके वो एक सवाल लगाते हैं कि भाषा हरियाणवी की कोई लिपि ही नहीं है। अब वो भाषा के सवाल के आगे लिपि को खड़ा कर देते हैं लेके आकर के। अब आप देखिए कि गाड़ी को बैलों के आगे लगाओगे या बैल को गाड़ी के आगे लगाओगे? भाषा की हम बात कर रहे हैं, आपने लिपि का क्वेश्चन बना दिया। बताइए बंगला की लिपि कौन सी है, मराठी की लिपि कौन सी है, गुजराती की लिपि कौन सी है? जब ये भाषाएं फल फूल सकती हैं, इनके अंदर इतना कारोबार हो सकता है, इतना साहित्य निर्माण हो सकता है, और भालचंद्र निमाड़े जैसे विश्व प्रसिद्ध लेखक हो सकते हैं, और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लेखक हो सकते हैं, तो हरियाणवी को देवनागरी में लिखने में क्या प्रॉब्लम है? उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो भाषा की जब हम बात करें, लिपि का सवाल आगे कर देना, और फिर ये आएगा कि एक भाषा का स्वरूप नहीं है, हमें एक भाषा के स्वरूप की क्या जरूरत है? जब ये सवाल पूछे तो, और वो स्वरूप बनता किस तरीके से है, तो अल्टीमेटली बात यहां पे पहुंच जाती है कि ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है बात में। और हरियाणा के बारे में खास तौर पे आप सब लोग महसूस करते होंगे, जो पंजाबी भाषा है, ये ठीक है कि वो गुरु नानक से शुरू हुई थी, 500 साल उसको हो गए हैं, और दूसरी भाषाएं का भी समय काफी हो गया है। लेकिन जो हरियाणवी इंटेलेक्चुअल है, जो हरियाणवी बुद्धिजीवी है, जो विदेशों में भी चला गया है, वो हरियाणा के बारे में जानना चाहता है, लेकिन हरियाणवी बोली को उसने जो स्वरूप बनाया कि तो अक्खड़ों की भाषा है, गंवारों की और पिंडुओं की भाषा है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे विशेषण आपने सुने होंगे इसके बारे में। देखिए, हर भाषा की अपनी खूबी होती है, हर भाषा की अपनी एक मिठास है, हर भाषा का अपना ही एक चरित्र है। अब ऐसे हम बाहर से किसी को ऐसे जब करते हैं, करेक्टराइज करते हैं किसी भी उसको, तो मुझे लगता है कि ये उन भाषा भाषियों के प्रति आदर नहीं होता, जो उस भाषा में बोलते हैं, जो उस भाषा में अपना काम चलाते हैं, अपनी दैनिक क्रियाएं करते हैं। हरियाणा में ही कम से कम 2 करोड़ लोग ऐसे होंगे, 2 करोड़ नहीं तो 1.5 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो पूरी तरह से हरियाणवी बोली पे ही निर्भर करते हैं, जिनका पूरा जीवन इसी में बीत जाता है, जिनको ना अंग्रेजी की जरूरत, ना हिंदी की जरूरत, और उसमें उनकी पूरी जिंदगी काम चल जाता है। तो यदि हम उनका जो जो उनकी अवमानना नहीं करना चाहते, उनको अधिमान देना चाहते हैं। देखिए, मैं एक और थोड़ा दूसरी तरीके का एग्जाम्पल है, बुद्ध से ही एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, बुद्ध तो अहिंसावादी थे, लेकिन उनके सामने क्वेश्चन आया कि उनके भिक्षुओं को इनवाइट किया गया एक ऐसी जगह पे जो मांस खाते थे। उन्होंने कहा कि आप सबका आतिथ्य स्वीकार करते हो, हमारा भी करो। और उन्होंने स्वीकार कर लिया और वो मांस परोस दिया उनके सामने। अब ये क्वेश्चन आया कि हम तो अहिंसावादी हैं, ये खाएं कि ना खाएं? और बात जो है, बुद्ध उसने कहा कि देखिए, यदि वो खुद खा रहे हैं तो आप भी खाओ। यदि किसी और के खाने को हम अपमानित क्यों करें, उसका तिरस्कार हम क्यों करें?
ये उसी तरह की चीज है कि यदि कुछ लोग कुछ उस भाषा में व्यवहार कर रहे हैं तो वो उनकी शान ही है। उसको आदर देने का यही एक तरीका है कि हम सारी भाषाओं को, सारी बोलियों को बराबर माने, बराबर अधिमान दें और जितना हो सके कि उन वो बढ़े, क्योंकि बोलियां तो अपने आप ही बढ़ती हैं, वो अपने आप ही जमीन से खुराक ले लेती हैं। कोई भी भाषा यूनिवर्सिटियों में या अकादमियों में नहीं बनी। हर एक भाषा खेतों में, खलिहानों में काम करते हुए साधारण लोगों ने ही बनाई है। हम लोग तो उसको थोड़ा सा चमका करके, उसको चिकना बना करके, जिसको हम मानकता कहते हैं, उसको सजा लेते हैं और क्रेडिट ले लेते हैं कि हमने बनाया है। ये एक्चुअली भाषा की जो टकसाल है, आप सब हम जानते हैं कि भाषा विज्ञान में किस भाषा का अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान असल में कौन सी भाषा को रिकॉग्नाइज करता है, वो स्टडी ही उन भाषाओं की करता है जो बोली जाती हैं। उसका अध्ययन का दायरा ही वो है। ये जो लिखी जाने वाली भाषाएं हैं, ये जो मानकता ग्रहण की हुई भाषाएं हैं, इनके बारे में भाषा विज्ञानी क्या सोचते हैं, इसके बारे में यदि हम बात करेंगे तो खैर। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें भाषा के बारे में हम बोल सकते हैं, लेकिन एक समय की सीमा है। मैं देख रहा हूँ 1 बजने को होने को है। तो आपने मुझे इसमें शामिल किया, और जिस तरह के कोई रेडीमेड लेक्चर मेरे पास नहीं था, इसके लिए उतना मैं ज्ञानी भी नहीं हूँ, लेकिन जो ईमानदारी से जैसा मैं महसूस करता हूँ, मैंने वही विचार आपके सामने रखे हैं। आपके को यदि पसंद आए हों तो मेरा हौसला बढ़ जाएगा, अन्यथा जो मैंने बात कही है उसके लिए आपने सहन कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। Renu ma'am, you may kindly invite some questions, if any, from the participants. Okay, sir. Sir, we are thankful to you for this elaborative discussion where you have talked about the flexibility of dialects. And certainly, sir, we need to come out of these prejudices where we are going to see languages as a medium. So we need to come out of it, and we need to look for more cultural aspects which are of our culture that is associated with the dialects. Now, may I invite for a small discussion? ओके मैडम, कोई प्रश्न है, कोई बातचीत है, कोई टिप्पणी है तो स्वागत है। मैम Yes, Dr. Sudhir. सर नमस्कार। मैं ये एक ऑब्जर्वेशन है सर आपके लेक्चर के लिए। कहीं न कहीं अक्षय सर के लेक्चर में जो पहला पार्ट था बोली का, वो बड़ा अच्छे से कवर हुआ था, पर कहीं न कहीं वो अभिमान वाली बात में वो बात यानी कि सीधी नहीं गई थी। बट आपने सर जैसे उसको बड़ा अच्छे तरीके से उसको सुधार किया उस चीज को कि कैसे हमारा बोली और कैसे जो जिस एक्चुअल जिस कॉन्टेक्स्ट में ये प्रोग्राम रखा गया था कि कैसे वो हीनता बोध के कंसेप्ट में कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई थी, वो आपने बहुत अच्छे से बताई बच्चों को, हमारे को और हमारे को भी। वो बड़ा अच्छा लगा सर हमारे को। और सर जैसे आपने ये बताया कि कैसे हनुमान जी अपने आप में डिबेट कर रहे थे कि कौन सी लैंग्वेज में डिपेंड करती है, ये भी बहुत अच्छी बात थी सर। अच्छा लगा मेरे को सुन के। और सर जैसे ये जो ये हीनता बोध का सर थोड़ा सा अगर आप और बता पाएं तो सर अच्छा लगा मेरे को ये, और कैसे हम इसको थोड़ा सा दूर कर सकते हैं या ओके, यदि 1-2 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाए तो मेरे ख्याल में इकट्ठे बात कर लेंगे, आप जैसा आप उचित समझे। बाकी आपका अपना फॉर्मेट है जैसे का। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं नवरत्न हूँ, यहाँ चरखी दादरी से, और एक टिप्पणी है मेरी तरफ से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ मैं। जो 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण उठी हैं कि जैसे बोली जो है वो विनम्र होती है, बोली हमें उन्मुक्तता देती है, स्वतंत्रता देती है। ज्ञान की भाषा अलग है और काम की भाषा अलग, ये विडंबना है। तो मैं बिल्कुल इस बात का मैं समर्थन करता हूँ एक तो। और दूसरा जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात जो उठाई कि जब हम अहंकार में आते हैं, यानी गुस्सा जब आता है तो हम अंग्रेजी बोलने लग जाते हैं, तो ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन
लेकिन अगर इसको ही अगर आप थोड़ा सा और मतलब इसको आप और खोल करके बता सके कि ये बिल्कुल है, यानी कि जब यानी कि ग्रामीण उसमें थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी जो बोली बोलते बोलते अचानक जब उसको अहंकार जब अपना दिखाना होता है तो वो शुद्ध भाषा पे उतर आता है। तो इसी को थोड़ा सा यदि आप और एलोबरेट कर सके तो बहुत बहुत आपको मैं अनुग्रहित होऊंगा, और मैं आपको को जो है वो पुनः पुनः बड़ा धन्यवादी हूँ कि मुझे आपको सुनने का मौका। थैंक यू सर। Siddharth ji, please. सर सबको नमस्ते। बहुत बढ़िया है। मैं आयोजन समिति का सदस्य हूँ और अक्षय सर ने उन्होंने यहाँ क्यों हूँ, तो मैं अंग्रेजी का आदमी सर, आपके होने से यह जो वेबिनार है यह कितना है और दोनों पक्ष सामने आते हैं। जब बातचीत खत्म हो रही थी अक्षय सर ने कहा था कि हिंदी में है अगर कोई प्रश्न पूछे तो उस समय तुरंत चाहता कि सर मेरे पास तो प्रश्नों का पिटारा, ठीक कहूँ तो असहमतियों का पिटारा है और इसके लिए आपका बहुत बढ़िया। और मेरी असहमतियों को सुभाष सर ने, लेकिन अभी भी मैं चाहता हूँ कि प्रश्न सर ने बहुत सोचने विचारने और हमें नए कहते हैं ना कि उकसाना, जिसे हम लोग नए लोग हैं और बहुत आदर पूर्वक आपके वक्तव्य को आदर देते हुए मैं यह कहता हूँ बहुत एकदम शुरू से आखिर तक मैं बिंदुवार अगर मैं उत्तर देता असहमत प्रश्न नहीं सर तो बहुत रोचक होता, लेकिन आपके वक्तव्य की सर सफलता है और इसके लिए मैं धन्यवाद भी दे रहा हूँ। और वक्ताओं प्रश्न नहीं है ना, तो बहुत मजेदार रहा, इसके लिए बस इतना कहना है, मेरा कुछ नहीं, सहमतियां हैं। सर मैं थोड़ी सी जो आपने फिल्टर की बात की, इस फिल्टर करने की प्रक्रिया में जो देश की बहुत बड़ी आबादी है वो तो इससे बाहर हो जाती है। दूसरी बात जो मैं आज के लिए एक प्रकार का बहुत बड़ा फेनोमेना बन गया है कि जो रिसर्च है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो कहीं भी शासन में हो, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं। जो रिसोर्सेज हैं वो अंग्रेजी में हैं और मैं माफी चाहूंगा कुछ विश्वविद्यालयों के अंदर तो ये हुआ है कि जो एंट्रेंस हुआ है अगर वो आप अंग्रेजी में ही दे सकते हैं, हिंदी में नहीं दे सकते हैं, और ये भी कहा जाता है कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप जो है इस विषय में आप पीएचडी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे इस दौर में एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है कि मैं कैसे अपनी बोली पर अभिमान करूं जब चारों तरफ से अंग्रेजी के वर्चस्व के हमले हो रहे हों, चाहे बाजार हो, बहुत सी संस्थाएं हों, चाहे ज्ञान के अनुशासन हो। तो थोड़ा सा आप इस पे बात करेंगे। धन्यवाद सर। साथियों, सबसे पहले तो डॉक्टर सुधीर कुमार जी, नवरत्न जी, सिद्धार्थ जी, डॉक्टर वीरेंद्र, आपने बहुत ही अच्छा टिप्पणियां की, अपनी ऑब्जर्वेशन रखी, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपने आगे भी सोचने के लिए मुझे प्रेरित किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। देखिए, जहां तक बात है जो अंग्रेजी की बात थी, शासकों की भाषा वाली जो बात मैं कह रहा था कि ऑटोमेटिक हो जाता है, ऐसा मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है, अपने अंदर भी देखा है, जबकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन अंग्रेजी जोर मारती है उस समय पे जब इस तरह की परिस्थिति में पड़ता हूँ। मतलब क्या ये कोई संस्कारगत कोई ऐसी बात है, हमारी सामाजिकरण की कोई ऐसी बात है, इसको ये आगे फर्दर जांच पड़ताल का विषय हो सकता है, लेकिन ये अनुभव मैंने आपके सामने शेयर किया था। खैर, जहां तक बात है कि अब कई जगह तो देखिए भाषा में क्या होता है, यदि आप बिल्कुल मैटोले से शुरू करें कि वो क्या बनाना चाहते थे भाषा के माध्यम से,
और यदि हम अपनी मिलिट्री की ट्रेनिंग देखें कि वो किस तरह से अपने ऑफिसर्स को कहती है कि यदि रिक्रूट से बात करनी हो, जो नए लोग हैं, तो आप अंग्रेजी में डांटिए उनको, अंग्रेजी में बात करिए, चाहे उनको समझ में ना आए। कि भाषा का काम होता है कम्युनिकेट करना, लेकिन भाषा का काम हो रहा है आवरण बीच के अंदर डालना। कम्युनिकेशन ना हो, सिर्फ रोब, कुछ कहा जा रहा है, कुछ भाव भंगिमाएं आ जाए, इतना काफी है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज को तो सब लोग समझते हैं। तो इसलिए जो इस तरह की जो चीजें हैं वो हमारे इसमें कैसे मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं, कैसे कहूं, तो ये उस चीज का है कि जो शासक लोग हैं, खास तौर पे जो ये इंपीरियलिज्म है जो सारे दुनिया में गया, आप जानते हैं इस अपने राइटर को थ्योंगो कि मैं अब अंग्रेजी में लिखूंगा ही नहीं। उनका बहुत अच्छा लेख है कि भाषा का जो साम्राज्यवाद है वो किस तरह से हमारी दृष्टि को ही बदल देता है, किस तरह की स्टोरीज हमें पसंद आने लगती हैं, कैसे हीरो हम देखने लगते हैं, किस तरह से हम वाइट्स में ही हम सब कुछ चीजें देखने लगते हैं वगैरह वगैरह, और कैसे हम जो अपनी चीजें हैं उनको भूल जाने लगते हैं। और उन्होंने जिस तरीके से फिर हमारी अपनी जो लोक कथाएं थी वहां की, और उनको एक दो को हमने ट्रांसलेट करवाया हरियाणवी में, वो बिल्कुल ऐसी ही लोक कथाएं जैसे हरियाणा में बोली जाती हैं, क्योंकि जो हमारा समाज है, खेती का जो समाज है, वो सब लोग सब जगह एक तरह से ऐसा ही है। तो ये जो चीजें हैं, तो इस रूप में जो खास तौर पे जो गुलाम देश रहे हैं और जिनकी गुलामी का इतिहास है, खास तौर पे ये जो मॉडर्न टाइम की जो गुलामी है ना, अंग्रेजों के अंग्रेजी की जो गुलामी है, इसमें ये संस्कार पनपा है। अब इसके क्या वो चीज है, हिस्टोरिकल बातें हैं, इस पे तो मैं ज्यादा क्या कहूँ अभी। खैर, जहां तक हीनता बोध की बात है डॉक्टर सुधीर, कि ये देखिए भाषा का एक हीनता बोध तो होता है इस रूप में, और तरह तरह के होते हैं, किसी को कलर का होता है, किसी को मोटे हो जाने का होता है, कुछ भी चीज कि कोई तुतलाने लगता है जो कि उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, किसी को कास्ट का हो जाता है। ये डिफरेंट किस्म के हीनता बोध है। और यदि हमारे समाज में बराबरी नहीं है, हमारा समाज उस तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है, जो भिन्नताओं को स्वीकार नहीं करता, और जो पहले से विकसित जो चीजें हैं उन्हीं को रोल मॉडल के रूप में पेश करता है, तो एक कमजोर व्यक्ति को हीनता उसके अंदर आ जाना स्वाभाविक बात है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई ये रोग नहीं है, लेकिन ऐसी चीज हो जाती है। अब लेकिन हीनताओं से छुटकारा पाना बहुत मशक्कत लगती है उसमें, बहुत, इसलिए इससे कैसे हम छुटकारा पाएं। देखिए, उसको बहुत सारे लोग तो यही करते हैं कि अंग्रेजी सीख लेते हैं या दूसरी भाषा सीख लेते हैं या हिंदी सीख लेते हैं और पुरानी चीज को याद नहीं करते। एक तो ये तरीका है कि इसको भूल जाइए। दूसरा ये है कि इस चीज को आप अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि आप उतना कभी भी दूसरी उसमें नहीं कर पाएंगे, एक्सेल जिसको बोलते हैं, कि आप अपनी भाषा में जितना कर पाते हैं, क्योंकि वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें आप जोड़ लीजिएगा, मैं कोई अलग से बात नहीं कह रहा। तो इसको वैचारिक तौर पे ही निपटने की जरूरत है इसके साथ। ये एक जो हमारी सोच है उसकी निर्मित है, जो हमारे अंदर इस तरह की हीनताएं पैदा करती है, तरह तरह की चीजों के बारे में, रंग के बारे में, इसके बारे में, भाषा भी उसमें एक है। तो ये उसी चीज के साथ जुड़ी हुई चीज है। और हमेशा खास तौर पे जिन देशों में गुलामी रही है, जो वो रही है, उनके अंदर हीनताएं पैदा की जाती हैं शासकों द्वारा। ये स्वतः ही नहीं होती है, मतलब उनके लिए बाकायदा इस तरह के इंतजामात किए जाते हैं कि वो हीन दिखें। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, एक व्यक्ति के जीवन में और एक राष्ट्र के जीवन में वो खुद को कैसे देखता है, जो अपनी आत्म छवि है कि मैं खुद को कैसे देखता हूं, इस पे मेरी शक्ति बहुत कुछ निर्भर करती है। यदि मैं अपने आप को वैसे ही कमतर आंक रहा हूं कि तो कैसे, ये जो इसलिए भाषा के साथ जो हीनता बोध जो जुड़ा हुआ है, वो उसको बहुत मेहनत के साथ, ज्ञान के साथ, उसके साथ ही हम दूर कर सकते हैं। एक तो ये चीज मैं कहना चाहता था। दूसरी जो बात है जो वीरेंद्र जी ने कही है कि अंग्रेजी विषय में, अंग्रेजी भाषा में ही एंट्रेंस वगैरह होते हैं और एडमिशन नहीं ले पाते, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि ये मेरे सामने इस तरह के कुछ अनुभव भी हैं। अभी देखिए, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है पंजाब में, अब वहां पे हरियाणवी भाषा में रिसर्च करना है, लेकिन उसको अंग्रेजी आनी चाहिए। इस बात से मैं आपकी सहमत हूं जो आप कह रहे हैं कि अंग्रेजी नहीं आएगी तो रिसर्च नहीं कर सकते।
वो इस रूप में, क्योंकि जो ज्ञान के जो स्रोत है, किसी भी स्कॉलर को अंग्रेजी भाषा तो सीखनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि वो उसके ज्ञान के दायरों में जाने पर ही पाबंदी लगाने लगे तो फिर वो भाषा जो है उसके लिए अवरोधक बन जाती है, बाधा बन जाती है। अंग्रेजी को सीखना कोई बुरा नहीं है, अंग्रेजी बहुत अच्छी भाषा है, अंग्रेजी में अथाह ज्ञान है। और आप देखेंगे जब हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई तो जितने भी हमारे हिंदी साहित्य के बड़े लेखक थे, कोई भी लेखक ऐसा नहीं होगा जिसने ट्रांसलेशंस नहीं की होंगी। अभी यहाँ 3-4 साल पहले एनआईटी हमारे पास है, वहां पे हिंदी दिवस मनाते हैं, बहुत अच्छा मनाते हैं, एक दिन तो अच्छा होता है। लेकिन वहां पे भाषण देते हुए मैंने यही कहा उनको कि आप यहाँ पे इतने स्टूडेंट और इतने टीचर हैं, आप एक संकल्प कर लीजिए हिंदी दिवस के ऊपर कि हम किसी एक आर्टिकल को हिंदी में उतारेंगे, चाहे मौलिक तौर पे लिखें चाहे अनुवाद करें। कितनी बड़ी एक ऐसा साइंस का जगत है जो यदि एक एक आर्टिकल को भी अपने जीवन में, एक इतनी जनसंख्या है हमारी, सारा ज्ञान ही हिंदी में या दूसरी भाषाओं में उतर जाएगा। लेकिन क्योंकि हम जो विश्वविद्यालयों में, संस्थाओं में बैठे हुए लोग हैं, हमने यही मान लिया है कि यही ठीक है और इससे आगे किसी उसकी जरूरत नहीं है। तो इस बात की जरूरत है कि एक भाषा का जो ज्ञान है वो दूसरी भाषा में उतरे, दूसरी भाषा में जाए, ये उसका एक तरीका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जितनी भी बातें मैं कह पाया, जितना भी समय था, तो आपने मुझे आमंत्रित किया इतने अच्छे आयोजन के लिए। हिंदी विभाग, अंग्रेजी विभाग दोनों को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत साधुवाद। और आपने जैसे स्वतंत्रता के 75 साल जो पूरे हो रहे हैं, उन 75 सालों के अंदर एक फिर से पुनर्विचार की एक जगह बनाई है, जिसमें हम भाषा के बारे में, बोलियों के बारे में हमने कितनी तरक्की की है, कितने आत्मनिर्भर हुए हैं, कितना हम अपने ही भाषा में, अपनी ही बोली में सोच सकते हैं, हमारे सोचने की सीमाएं क्या हैं, वो सब आपने ये किया है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना सॉफ्टवेयर का जमाना है, तो लैंग्वेज ही है सॉफ्टवेयर और कुछ नहीं है। सोचने का सॉफ्टवेयर क्या है? हम किसके माध्यम से सोचते हैं? भाषा के माध्यम से ही सोचते हैं। यदि हमारी भाषा और बोलियां समृद्ध होती हैं तो हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान, हमारा व्यवहार, हमारी प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ेगी। तो एक बार फिर दोनों ही विभागों को बहुत बहुत मुबारक, और आपके कुलपति जी को भी बहुत बहुत मुबारक कि आप उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आप इतने अच्छे कार्यक्रम करवा रहे हैं। तो आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।